नमस्कार दोस्तों। जीवन के 7 रंग में आज कहानी एक ऐसे जीव की जो कभी कभी जन्म लेते हैं, जिनके साथ जीते हैं, जब चले जाते हैं उन्हें जीवन भर याद रहते हैं, भुलाए नहीं भूल पाते। तो आइए मित्रों, आपके साथ कुछ यादें साझा करते हैं। आपको 1966 की जनवरी की एक ठंडी सुबह में लिए चलते हैं। सर्दी इतनी कि सुबह 7 बजे घड़ी की सुइयां मानो कांप कांप कर कुछ ज्यादा ही किटकिट कर रही होंगी। रास्ते के किनारे पर एक तरफ बड़ी बड़ी गाजर घास थी, ओस की बूंदों से लदी हुई। घास के झुरमुट में एक नन्हा सा जीव च्याऊं च्याऊं चिल्ला रहा था। ठंड से कपकपाता शरीर, उम्र मुश्किल से 1 महीना। बेचारा मासूम, उसे मालूम ही नहीं था कि ठंड से बचने के लिए जिस घास में घुसकर वो अपने को गर्म करने, जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था, वही ओस से भीगी घास उसे और ठंडा कर रही थी। ऐसी ठंडी सुबह को मेरी पहली बार उस जीव से भेंट हुई। आज उसी जीव का परिचय आपसे कराते हैं। जब कभी भी मैं उस जीव का जिक्र करता हूँ तो उसे स्वान कहते हुए मेरी जवान लड़खड़ाने लगती है। कोई और उसे कुछ भी कहे, पर मेरे लिए वो हमेशा परमात्मा का पूर्ण अंश, एक आदरणीय आत्मा है। दोस्तों, मेरे पितामह का नाम था ओमराज सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 तक गोरी सरकार ने उन्हें जिस भी मोर्चे पर भेजा, उन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। कितने ही मेडल जीते, कितने ही प्रतिपक्षियों को मौत के घाट उतारा। एक युद्ध प्रिय सैनिक थे वो। शत्रुओं का काल एक सैनिक कितना दयावान हो सकता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण थे बाबा ओमराज सिंह। उनके विषय में विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आपको उस जीव के पास लिए चलते हैं। वर्ष 1966। बाबा बताते थे, मेरी उम्र लगभग 5 वर्ष रही होगी। अब मेरे बाबा ने सेना छोड़ दी थी। वो एक प्रगतिशील किसान थे। उस समय सामुदायिक सहयोग के उदाहरण के रूप में गन्ने से गुड़ बनाने के लिए गांव-गांव कोलू चला करते थे। मैं अपने बाबा का बड़ा दुलारा था, हमेशा उनके साथ रहने की जिद करता। उसी जिद के वशीभूत बाबा मुझे अपने सीने से चिपकाए, कंबल में लिपटाए, बड़े सवेरे 7 बजे कोलू की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उस जीव से हमारी पहली मुलाकात हुई। घने कोहरे के आगोश में सिमटी सर्द सुबह बाबा उस जीव के पास क्षणभर रुके। नन्हे जीव को जीवन बचाने के लिए युद्ध करते देखा। युद्ध प्रिय ओमी बाबा ने मुझे, अपने प्रिय पौत्र को झट से जमीन पर खड़ा कर दिया। अगले ही क्षण उनके कंबल में आविष्टित हुआ वो नन्हा जीव बाबा की गोद में मेरी जगह ले चुका था। आगे कोलू तक 100-200 मीटर की दूरी मैंने उनकी उंगली पकड़कर पूरी की। इस घटना से एक 5 वर्ष के बच्चे में पहली बार एक एहसास जागा। सच कहूं तो बाबा का व्यवहार उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा, किंतु यह घटना महत्वपूर्ण इसलिए थी कि उसके बाद की मेरे जीवन की प्रत्येक घटना मेरे मानस में आज भी हूबहू जीवंत है। कोलू पर जाकर बाबा उस जीव को लेकर भट्टी के पास बैठ गए। वो जीव भी जीवन को सुरक्षित समझ शांत होकर बाबा को एकटक कृतज्ञता से देख रहा था। उसके बाद बाबा ने उसे गन्ने के गर्म रस को अपनी उंगली से घंटे भर चटाया। फिर बाबा ने अपने कंबल में उसे लपेटकर सुबह की बेजान धूप में रख दिया। 2.5-3 घंटे बाद उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया, मेरा सिर सहलाया, कहा, बेटे अब ये जीप तुम्हारे हवाले। ओमी बाबा दोपहर तक अपनी बारी का कोलू का काम निपटाते रहे। जब घर आए तो बाबा ने उसे अपनी उंगली से दूध चटाया। उंगली से कुछ भी चटाने से
उसका पेट तो भर नहीं सकता था। समस्या थी। इस समस्या का हल मेरी दादी माँ देव कौर ने निकाला। एक मिट्टी के बड़े दीपक में रुई की बड़ी सी बत्ती डाली, उसमें दूध डाला और उस जीव को पिलाना शुरू कर दिया। चप चप दूध को चूसकर वो तृप्त हो गया। 24 घंटे में ही वो चंगा हो गया। उसी दिन मेरे बाबा ने उसका नामकरण कर दिया, हीरा। अब मेरे साथ साथ हीरा भी मेरे बाबा का सदा का साथी संगी हो गया। 6 महीने बीत गए। हीरा निखरने लगा। लंबी ऊंची कदकाठी, लंबी गर्दन। बाबा अक्सर कहा करते, मैं हीरा को खुद ट्रेंड करूंगा, पर उन्हें शायद कभी पर्याप्त समय ही नहीं मिला। सो हीरा को घर परिवार का प्यार तो पूरा मिला, पर प्रशिक्षण उसका शून्य रहा। पर अचंभे की बात यह थी कि उसकी गतिविधियां किसी प्लेन्ड प्रशिक्षित कमांडो जैसी ही थी। गजब की समझ थी उसमें। घर परिवार के सदस्यों से वह घुला मिला था ही। किसी रिश्तेदार वास्तेदार से वो कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन अवांछित तत्वों को उसने कभी छोड़ा नहीं। जंजीर में बंधना उसे मंजूर नहीं था। अनुशासित इतना कि कभी अकेला बाहर कुत्तों की जमात में गया नहीं। मुझसे अगाध प्रेम था उसका। मेरे साथ संरक्षक की तरह हमेशा रहता था वो। मैं नहाता तो वो भी नहाने आ जाता। जब लोग खाना खाते वो एकांत में चला जाता। जब सब खा चुके होते तो अपना खाने का बर्तन जोर जोर से तब तक बजाता जब तक उसे खाना नहीं मिल जाता। घर के किसी भी सदस्य ने शायद ही कभी उसे मलमूत्र त्यागते देखा हो। वो कभी ना बाहर जाता ना बाहर का खाता। घर में जब नाश्ता होता तो नाश्ता करता, खाना होता तो खाना होता, बीच में कभी नहीं खाता। कभी कभी बीच में मैं उसे खाने की कोई चीज देता तो वो खाता नहीं था, अपने रहने के स्थान पर छुपा कर रख देता, बाद में कभी खाता। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि रसोई में बनी हुई हर चीज जब तक उसके भोजन में नहीं होती खाना नहीं खाता था। नाराज हो जाता था और नाराजी उसकी देखते बनती थी। ऐसी हरकतें करता, अपना खाने का बर्तन बजाता और जब तक खाने की प्रत्येक चीज उसके खाने के बर्तन में नहीं पहुंच जाती वो खाना नहीं खाता था। मुझे हीरा से अगाध प्रेम था। मैं बच्चा था ही। एक बार मुझे याद है दादी माँ ने हीरा को भोजन देने के लिए मुझे भेजा। मैं हीरा के साथ खाना चाहता था। मैंने हीरा के बर्तन से एक टुकड़ा उठाया ही था कि मेरे बाबा ने देख लिया। झपट कर बाबा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे समझाया, ऐसा नहीं करते। फिर हीरा के सिर पर हाथ फेरा। बोले, हीरा बेटे, तुम समझदार हो, अपने साथ अपने बर्तन में इसे कभी खाने मत देना। धन्य हो हीरा। उसके बाद मेरे कई बार प्रयास करने पर भी उसने कभी मुझे खाने नहीं दिया। मैं कभी कभी जिद करता तो हीरा सारा भोजन बर्तन से जमीन पर गिरा देता और दांत निकालकर गुर्राने लगता। मुझे अपने भोजन तक कभी उसने जाने ही नहीं दिया। संपूर्ण भोजन चट करने के बाद मेरे पैरों में लौटने लगता, दुम हिलाता, विचित्र सी आवाज निकालता, मानो अपने किए के लिए क्षमा मांग रहा हो। समय के साथ साथ हीरा प्रौढ़ होता गया। मेरी और उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती गई। मैं अक्सर उसकी पीठ पर बैठ जाता, जिधर कहता हीरा उधर घूमता चलता। एक दिन मैंने अपने 2 और साथी बच्चों को हीरा की पीठ पर बिठा लिया। हीरा बोला तो कुछ नहीं, पर इतनी तेज भागा कि हम तीनों धड़ाम से गिरे। हीरा को उन दोनों से तो कोई मतलब था नहीं। मेरे पास आकर कभी पूंछ हिलाता, कभी घुर्राता, मानो कह रहा हो मेरी निष्ठा केवल तुम तक है, इन आलतू फालतू बच्चों के लिए नहीं। घर के हर सदस्य से उसे लगाव था और हर सदस्य उसे बहुत प्यार करता था। किंतु क्या मजाल, कोई बिना गलती के हीरा को डांट फटकार दे या तिरस्कार कर दे।
तुरंत हीरा अपने पिछले पंजों पर खड़ा होकर गुर्राने लगता। अपने अगले पैरों को चलाते हुए शायद संकेत कर कहता, झूठा इल्जाम और अपमान गवारा नहीं। हीरा के होते हुए यह संभव ही नहीं था कि घर का कोई सामान कोई अनजान व्यक्ति उठा सके या ले जा सके। अपने घर की वस्तुओं की उसे इतनी पहचान थी कि पुराने फटे जूते, चप्पल या कोई दूसरा सामान यदि कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता तो हीरा एक एक कर उसे उठाता, घर वापस ले आता। घर की गंदगी पुनः घर में देखकर दादी माता सिर पीट लेती, बाबा से शिकायत करती और बाबा हंसते रहते। एक दिन बाबा ने हीरा से कह ही दिया, हीरा बेटे, कूड़ा कचरा घर वापस नहीं लाते। बस उसके बाद हीरा घूरे से सारा सामान उठाकर वहीं रख देता। दिन में कम से कम एक बार बाबा को वहीं खींच कर ले जाता। जब बाबा बोल देते ये सब बेकार है, तब कहीं जाकर हीरा संतुष्ट होता। हमारे घर से हमारा घेरवाड़ा 500 गज दूर था। सारे दिन हीरा घर के सदस्यों को घर से घेर और घेर से घर छोड़ने अवश्य आता जाता, एक सजग अंगरक्षक की तरह। कभी नहीं थकता और बहुत ही कम सोता। दोस्तों, अभी मैंने हीरा का केवल 30% परिचय दिया है आपको। उसके साहसिक कार्यों और वरदान तक की कहानी अभी बाकी है। वीडियो लंबी हो जाएगी, अतः आज आज्ञा दीजिए। शेष अगले अंक में देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।